इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, पार्लियामान की बालादस्ती की बात आप करते थे और हुकूमत ने ये बयानिया भी आपके ऊपर रख दिया है कि जी हम पार्लियामेंट्री कमेटी में बात करते हैं अक्टूबर 2020 से, तो ये बॉयकॉट करते हैं और फिर बाद में ये एपीसी बुला लेते हैं, पार्लियामेंट को ये ताकतवर नहीं होने दे रहे हैं। ये सारा बयानिया आप पर रख दिया उन्होंने कि ना इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं आप और पार्लियामेंट को कमजोर करना चाहते हैं आप। देखिए शाहजेब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत का यही वतीरा है कि ये पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। जिस तरीके से बुलडोज किया गया ये इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में एक स्याह तरीन बाब है। देखिए, LLB के एक स्टूडेंट से जो फर्स्ट ईयर का है, आप पूछें आइन में तरमीम कैसे होगी, वो ये बता देगा कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत से नहीं की जा सकती। हुकूमत ने इस इलेक्टोरल बिल में, रिफॉर्म बिल में, कई ऐसी शिकें हैं जो आइन के अंदर दर्ज हैं, उनको बुलडोज करके सादा अक्सरियत से तब्दील करने की कोशिश की है। इस पर हमने भी एतराज़ किया, इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ किया और ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। ये इनका एक तरीक़ेकार है कि ये इदारों को बुली करते हैं, ये इदारों को धमकाते हैं। आज की जो फवाद साहब की प्रेस का ब्रीफिंग है, ये सवाए इसके कि पाकिस्तान के एक आईनी इदारे को इन्होंने धमकाने की कोशिश की है। प्रिविलेज कमेटी का क्या मतलब है, वो किस तरीके से प्रिविलेज कमेटी इन्वोक कर सकते हैं? प्रिविलेज कमेटी तो इनके खिलाफ इन्वोक होनी चाहिए जिन्होंने पार्लियामेंट की तस्दीक की है, जिस अंदाज में कानून साजी की है। फिर जो स्पीकर ने कमेटी बनाई उसी को बाबर अवान साहब ने डिसोन कर दिया अगले दिन, तो साबित किया कि ये अनरिलायबल लोग हैं और ये लोग नहीं चाहते कि। मगर ऐसा इकबाल साहब, स्पीकर साहब ने कहा था कि कानून के हिसाब से देख लें। बाबर अवान साहब कह रहे हैं कानून के मुताबिक सब ठीक हुआ है, कमेटी में गया, कमेटी से कौमी असेंबली में गया, वहां से पास होकर सेनेट में गया, प्रॉपर्टी ऑफ सेनेट है वो, तो हम कौमी असेंबली में ये कैसे वापस ले लें? ये नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक है सब। अगर एक चीज की कानूनी पहलू का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाई गई है, तो बाबर अवान साहब को इंतजार करना चाहिए उस कमेटी का हतमी फैसला आने तक। अगर उसका फैसला पहले ही बाबर अवान साहब ने सादर फरमा दिया है, तो उस कमेटी की क्या जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट में मौजूद जमातें स्टेक होल्डर नहीं है। हमारे इंतखाबी निज़ाम में हर वो जमात स्टेक होल्डर है जो चाहे पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के बाहर है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। तो इसको ये कहना कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूदा जमातें जो हैं वो अपनी मन मर्जी करेंगी या सिर्फ हुकूमत यकतरफा तौर पे मन मर्जी करेगी, इससे तो आप एक मुतनाज़ा इलेक्शन की आज से ही बुनियाद रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे इस्तदलाल उनके बेमानी। मगर ऐसे मतलब ये जो है उनका मौक़िफ़ कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी में मामला था तो आप लोग बॉयकॉट करते रहते थे, और जिस दिन आखिर दिन हुआ है उस दिन भी आखिर तक आप लोगों ने, जब तक वोटिंग में आप हारे नहीं, ये बाबर अवान साहब की राय है, तब तक आप वहाँ बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी उससे पहले बॉयकॉट कर गई थी, तो फिर डिबेट कहाँ होगी अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी में भी डिबेट नहीं करेंगे? देखिए, ये हुकूमत इस साइंस के अंदर मास्टर करती है कि झूठ इस तरह बोलो कि वो सच लगे। पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मुस्लिम लीग नून ने 45 अमेंडमेंट्स दी हुई हैं जो इस कानून के मुसवदे के साथ नथी हुई हैं, लगी हुई हैं जब इसको बुलडोज करने के लिए पेश किया गया। इसी तरह दीगर जमातों ने भी वहां पर उसके ऊपर तरामीम दी, लेकिन इन्होंने कवायद और जवाबित को सस्पेंड करके कि जिनके मुताबिक इस पर बहस होनी थी, असेंबली के अंदर बहस को सस्पेंड करके बुलडोज करके जिस तरह से पास किया, उससे लगता है कि ये इलेक्शन को और इलेक्शन के निज़ाम को हाईजैक करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ज़िमनी इंतखाबात में ये हार चुके हैं और ये समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, हार जाएंगे। वैसे मगर फिर क्या ऐसा रास्ता है? देखिए, इलेक्शन में रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है, एपीसी से आप ये एतराज़ात हल तो नहीं कर सकते, तो क्या हल है? क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने हैं और डायरेक्ट कंसेंसस से और ज़्यादा बेहतर है ताकि कोई सवाल ना उठा रहा हो। देखिए, पाकिस्तान के आइन के अंदर जो इदारा फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने के लिए जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि आप तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाएं, जैसे कि हर इंतखाब से पहले वो बुलाते हैं और एक ज़ाब्ता अखलाक बनाते हैं। तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें बुलाएं, एक नेशनल कंसेंसस वज़ा करें और जो भी हमारे दरमियान इत्तफाक राय होगा उसके मुताबिक हम पार्लियामेंट में जाके लेजिस्लेशन कर लेंगे। अब इस पर हुकूमत नहीं मान रही। अब हुकूमत कह रही है नहीं जी, ये क्या बात हुई? आप पार्लियामेंट के अंदर आकर डिबेट करें। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि एपीसी बुलाए और इस तरीके के मुज़ाकरात कराए?
नहीं, ये बात उनकी बेमानी है। देखिए, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है तो स्टेट बैंक उसका रेगुलेटर है। अगर स्टेट बैंक तमाम बैंक्स को बुलाकर एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के पैकेज पे काम करता है और फिर उसे पार्लियामेंट को पेश करता है कि ये बैंकिंग सेक्टर को कंसेंसस के साथ इस्लाहात की जरूरत है, तो इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन बस मगर बैंक्स पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है ना। आप लोग तो पहले से पार्लियामेंट का हिस्सा है। वो बैंक को बुलाकर मुज़ाकरात करेगा, फिर पार्लियामेंट को देगा, क्योंकि बैंक पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए उनका इनपुट लेगा। आप तो है इनपुट देने के लिए पार्लियामेंट में। शाहजेब, मैं आपको ये कह चुका हूं ना, बहुत सारी सियासी जमातें जो लिजिटिमेट रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं, वो इस वक्त बदकिस्मती से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर ही इस बहस को महदूद कर देंगे तो उन जमातों को जो किसी वजह से पार्लियामेंट में नहीं आ सकी, आप इससे बाहर रख सकते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन सब जमातों को बुला के कौमी मुशावरत कर सकता है और उसका एक ज्यादा ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप भी होगी और ब्रॉड बेस्ड इनपुट भी होगी।